नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी की रनिंग सीरीज चल रही है 30 सीरीज, इसके अलावा हम रिवीजन की क्लास भी देख रहे हैं। ये रिवीजन की क्लास नंबर 4 है। ये रिवीजन कहाँ से हो रही है सर? तो ये रिवीजन हो रही है अपनी ई बुक से। अपनी ई बुक का नाम क्या है? तो अपनी ई बुक का नाम है पैरासीटामोल 500, जो टुडे एग्जाम के द्वारा निर्मित है। और ये ई बुक अब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि अब आप भी परिचित हो गए होंगे। ठीक है भैया, तो इनके पेज नंबर 250 से 270 के बीच से आज आप 20 पेज की क्वेश्चंस को देखेंगे। कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो 300 से अधिक क्वेश्चन की बात हम करेंगे। वो वही क्वेश्चन होगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एग्जाम के अंदर नज़र आती है, इधर उधर नज़र कम आती है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, जैसे ई बुक बेस्ट फॉर एसएससी के लिए एक रनिंग सीरीज भी चल रही है 30 सीरीज, जिसमें 18 क्लास हुई है। इसके अलावा बीएसएससी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, आरपीएफ एनटीपीसी का इत्यादि का कंटेंट अवेलेबल है। इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे भी तो आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, है ना, फी पे करके आप ले सकते हैं, छोटू सा फी और काम बरू, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो प्रश्न है, राजस्थान में किस नृत्य में महिलाएं जले हुए दीपक के साथ नृत्य करती है? इसका नाम है भैया चरी नृत्य। चरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है। राजस्थान के घूमर नृत्य भी सिर्फ महिलाएं के द्वारा किया जाता है। पंजाब का गिद्धा नृत्य भी सिर्फ महिलाएं के द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में केरल का मोहिनी अट्टम, इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। तो ये कुछ महिला प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। इनके अलावा पंजाब का एक भांगड़ा नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई भांगड़ा नृत्य का नाम किस चीज़ से लिया गया है? तो हेम्प से लिया गया है, भांग से लिया गया है। पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाता है लोहड़ी इत्यादि के मौके पे। ठीक है भाई, तो ये तो महिला और पुरुष में कौन भाग लेते हैं ये मैं बता दिया। इसके अलावा जो चरी नृत्य है, इसमें एक पात्र होता है, एक पात्र के अंदर जलती हुई दीपक को रख के नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में महिलाओं के द्वारा। इनके अलावा राजस्थान में जो घूमर नृत्य बताया था वो सबसे पहले भील समुदाय की महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की आराधना करने के उद्देश्य से स्टार्ट करी गई थी राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जो आपका राजस्थान में एक कलबेलिया नृत्य आपसे पूछा जाता है सर कि कलबेलिया नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं। गुलाबो जो है ना आदमी का नाम है ना, गुलाबो जो है आदमी का नाम है, फूल वाला नहीं समझिएगा। तो ये जो है आपका गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं, कलबेलिया सपेरा वाला नृत्य है ये। इनके अलावा राजस्थान में और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे कि आपका त्यौहार भी होता है। सबसे पहले गणगौर त्यौहार आप याद रखेंगे, ये राजस्थान में जो है काफ़ी पॉपुलर है। गणगौर त्यौहार होता है, ठीक है, गणगौर फेस्टिवल होता है, चरी नृत्य होता है, घूमर नृत्य होती है, कलबेलिया नृत्य होती है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी आपका कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर। इसमें कंफ्यूजिंग पेयर बता दिया हूँ, कच्ची घोड़ी। गौर मारिया कहाँ पे होगा भैया? गौर मारिया होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे होगा? जो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। एगो घोड़े मोरनी आपके गोवा के अंदर होता है। गौर मारिया छत्तीसगढ़, घोड़े मोरनी गोवा और कच्ची घोड़ी राजस्थान। तो ये से ध्यान रखेंगे। बाद बाकी राजस्थान में आप दाल बाटी चूरमा, ये काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। जो दाल बाटी है ना, ये भी पूछ देता है भाई खाना, है ना। दाल बाटी ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान का फेमस है दाल बाटी चूरमा। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इनके अलावा राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जो है कंट्री में राज्य हैं। राजस्थान में आपका लू चलती है जो गर्मी के दिनों में, है ना, दुखदाई पवा मतलब गर्मी है तो पवन टाइप से। इनके अलावा राजस्थान में और भी आएंगे तो बहुत सारे किला है, जहाँ पे आपको जयपुर और उदयपुर का संस्थापक जो कौन किए थे वो भी पूछता है। तो जयपुर का जय सिंह द्वितीय और उदयपुर का उदय सिंह द्वितीय। उदयपुर शहर अभी पहला रामसर शहर बना है इंडिया का, तो इसे ध्यान रखेंगे। जयपुर के जो है हवा महल, उसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी राजस्थान से जो आपका नेशनल पार्क वगैरह हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। चलते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। 21 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के कितनी राज्य अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में आपको जो है नंबर दिलाएगा। तो जो आपका 21 जनवरी होता है ना, तो उसमें पूर्वोत्तर भारत के 3 स्टेट जो हैं अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। ये कौन सा है भाई? तो एक तो है मणिपुर, एक है आपका मणिपुर के साथ और बात करेंगे तो मेघालय,
मोहेदुनु, मेघालय और एगो बच गया जी त्रिपुरा। ये तीनों जो राज्य है ना एक ही दिन यानी 21 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपको याद होगा ये क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता रहता है कि भाई 1 नवंबर को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। मैं बता चुका हूँ 7+2 है ना, यानी 9, यानी 7 स्टेट अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ 2 यूटी भी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 सेकेंड आ रहा हूँ भैया, प्यूरीफायर का पानी भर गया है, आवाज़ आ रही है, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम थे तो 3 स्टेट बता ही दिए थे, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 2 यूटी और 7 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। राज्यों में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ भी 1 ही नवंबर को मनाते हैं, एमपी भी मनाते हैं, एपी यानी आंध्र प्रदेश भी मनाते हैं। इसके अलावा और बात करेंगे तो साउथ के केरल भी मना लेंगे उसी दिन। लक्षद्वीप और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या है भाई, पुदुचेरी, ये दोनों भी 1 नवंबर को ही मनाते हैं। तो इस प्रकार 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका 1 नवंबर को अपनी जो है स्थापना दिवस के रूप में मना लेते हैं। कर्नाटक भी साउथ में होगा और अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो हरियाणा भी होगा, है ना, कर्नाटक भी होगा और हरियाणा भी होगा। तो ये सब स्टेट और ये राज्य जो हैं 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इनके अलावा स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी मौलिक कर्तव्य को सुझाया था। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ से लिया गया है, ये रसिया के संविधान से लिया गया है ना। और रसिया के संविधान से लिए जाने के बाद इसे संविधान के भाग कहाँ पे रखे गए, तो 4 के ए में रखे गए हैं। आर्टिकल कौन सा जो है ये रखता है अपने पास, तो आर्टिकल 51 ए रखता है। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थे ये 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को सुझाया था कि भाई 8 प्रकार का लगाया जाना चाहिए। लेकिन उस समय शुरुआती इवेंट में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए, तो 10 प्रकार के। फिर बाद में 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आया और इसका जो है किससे रिलेशन है भाई, एडुकेशन से है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना या फिर शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के जो 51 के ये हैं, इसके 11 अपने अलग अलग जो हैं अलग अलग चीज़ का उपबंध करी गई है, अलग अलग बात बताई गई है। जो सीट आपने कई सौ बार मेरे से देखे होंगे और याद भी किए होंगे। मैं याद रखने की तरीका शुरुआती 4 और लास्ट के याद नहीं करने हैं ऐसा बताया हूँ, तो आप सुने होंगे तो याद होगा। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हो गया, एक मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे भाग 3 में रखा गया और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये है 6। ठीक है, ये 7 हुआ करता था पहले। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी। देखिए बीतस्ता का युद्ध, या आप इसे बीतस्ता को जो है बीतस्ता नदी को और क्या कहते हैं, तो झेलम नदी कहते हैं ना। तो बीतस्ता का युद्ध जो है ये आपका जो है आपका राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे, बीतस्ता का युद्ध कहिए या फिर झेलम नदी के किनारे कहिए। इसी युद्ध को जो है ना हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है। सही है, इसे ही कहा जाता है, हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, जो बीतस्ता या झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पुरु या पोरस के साथ लड़ा गया था। नदी से मैंने 3 क्वेश्चन बताया है जो शासक लोग लड़े थे नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन किस नदी के किनारे जो है लड़ाई किए थे, तो नर्मदा नदी के किनारे 618 ईस्वी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 10 राज युद्ध या 10 राज्य युद्ध है ना, कि इसका जो है वर्णन ऋग्वेद में है, तो ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये जो है आपका रावी नदी के किनारे। और अभी आपने देखा सिकंदर और पोरू लड़े थे बीतस्ता नदी के किनारे। बीतस्ता को आधुनिक झेलम कहते हैं। ठीक है, और रावी को प्राचीन काल में क्या कहते थे, पुरुषनी कहते थे, पुरुषनी। ठीक है, और नर्मदा तो नर्मदा ही है, इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये 3 नदी से संबंधित जो लड़ाई हुआ था नदी के किनारे। एक क्वेश्चन और हाल फिलहाल में आया उभर करके कि भाई जो मारमा गुबा बंदरगाह है, मारमा गाओ इस प्रकार से एक बंदरगाह है गाओ, है ना, तो ये गोवा के अंदर है ना। तो ये आपका किस नदी के किनारे है, तो जुआरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, जुआरी नदी के किनारे स्थित है। इनके अलावा दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है। देखिए दिलीप ट्रॉफी
जितने भी आपका ये बड़े बड़े ट्रॉफी हैं, है ना, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इनको जो है आपको टॉप में रखना है आपके CGL के एग्जाम के लिए, वो भी 2023 वाली। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता जो है साउथ जोन है। उप विजेता कौन रहे थे? वेस्ट जोन रहे थे, WZ रहे थे, यानी पश्चिमी क्षेत्र को हरा के दक्षिणी क्षेत्र जो है दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता बने थे। ठीक है भैया। इसके अलावा अगर फाइनल मैच अगर इसका पूछे तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। चित्रा स्वामी या चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? तो बेंगलुरु के अंदर रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी है, ये भी आपका इस बार संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक रहे थे। पिछले बार 2023 में वो रिकॉर्ड कायम किए थे कि जो है बहुत दिनों के बाद जीते थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। डूरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान है। उप विजेता ईस्ट बंगाल रहा था। डूरंड कप है ना, डूरंड कप आपके CHSL में पूछा भी गया और बताया भी था। डूरंड कप 2023 के विजेता कौन रहे थे भैया? मोहन बगान, है ना, मोहन बगान। उप विजेता कौन रहा था? पूर्वी बंगाल रहा था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूछा गया था कि भाई दिलीप ट्रॉफी किसके नाम पे जो है रखा गया है? तो दिलीप सिंह जडेजा किसके नाम पे? दिलीप सिंह जडेजा, जैसे रविंद्र जडेजा वैसे ही दिलीप सिंह जडेजा के नाम पे, है ना, दिलीप ट्रॉफी का नाम रखा गया है। एक आपका रणजी ट्रॉफी पूछते हैं, तो रणजी ट्रॉफी का नाम जो है ये आपका रखा गया है HY। रणजी ट्रॉफी का नाम जो है ये आपका महाराणा रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया है ना। बाद बाकी मुश्ताक अली ETC तो नाम से एकदम स्पष्ट है। रणजी में रंजीत को शॉर्ट किया गया है। दिलीप ट्रॉफी में जडेजा शब्द जो है आपसे पूछा, डिमांड भी किया था कि दिलीप सिंह आना अग्रवाल, दिलीप सिंह जडेजा, दिलीप सिंह द्रविड़, कुछ भी ऐसा लिख के 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है। चलते हैं आगे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? नवदीप सिंह गिल है। शहनाज गिल को तो जानते होंगे ना, है ना, तो नवदीप सिंह गिल को भी याद रख लीजिए भाई। हाँ, तो नवदीप सिंह गिल जो है ये आपका नीरज चोपड़ा पे जो किताब है गोल्डन बॉय, तो उनके लेखक हैं। ठीक है, गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा के बारे में A to Z इवेंट याद रखेंगे, क्योंकि इस बार भी बेचारे सबसे अपर पदक इंडिया को दिलाया है। इस बार इंडिया को ओलंपिक जो अपनी बोरिया बांधे हैं 5+1 पे बांधे हैं। 5 गो ब्रॉन्ज मिले हैं और 1 गो जो है आपका सिल्वर मिला है। गोल्ड का पत्ता इस बार जो है 0 मिला है, इस बार नहीं मिला है गोल्ड इंडिया को। तो पिछले ओलंपिक के तुलना में इस ओलंपिक की प्रदर्शन है ना कहीं नीचे की तरफ रहा है। हालांकि हमें शायद अगर फोगाट बहन जीत जाती, कुछ ना मतलब कोई ऐसा अनहोनी ना होता, तो शायद गोल्ड भी मिल जाता। चलते हैं आगे। नीरज चोपड़ा पिछले जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2023, वहाँ पे गोल्ड जीते थे और पिछले ओलंपिक 2020 वाले में भी गोल्ड जीते थे। हंटर कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? तो रिपन था। हंटर कमीशन 1882। सैडलर आयोग का संबंध भी आपका जो है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध भी शिक्षा से है ना। इसके अलावा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में मैकेले के रपट से ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत या फिर है ना वो उत्कर्ष या फिर टॉप पे जाने को माना जाता है, तो इसीलिए मैकेले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। वुड के डिस्पैच को ओवरऑल भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन रिपन के समय 1882 में आया था। ये वही रिपन है जिसके काल में आप तब से लेकर आज तक लगातार 10 वर्षों पे जो है आप जनगणना कराते आए हो, तो ये रिपन के समय ही हुआ था। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये आया था लीटन के समय, लेकिन इसे समाप्त किया गया था रिपन के समय, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध खेरा का युद्ध 1707 में किसके किसके बीच हुआ? खेरा का युद्ध जो है साहू और ताराबाई के बीच में हुआ। इसमें विनर कौन रहे थे सर? तो साहू रहे थे। इन साहू पर जो है किसका मतलब सहयोग था? साहू को कौन सहयोग कर रहे थे खेरा के युद्ध में? तो खेरा के युद्ध में जो साहू का सहयोग कर रहे थे बालाजी राव कर रहे थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बालाजी राव ना। इनके अलावा जो है जो भी युद्ध है, एक आपका खेरा सत्याग्रह भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। खेरा सत्याग्रह भी है। खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, जो आपका 1918 की घटना है गुजरात वाली,
ठीक है। इनके अलावा महात्मा गांधी की बात आ गई तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, आपका वहाँ से लौटने के बाद, अफ्रीका से लौटने के बाद 15 में लौटे थे। 16 में लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस की बैठक हो रही थी उसमें राजकुमार शुक्ला से मुलाकात होते हैं और राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण आने के लिए इन्वाइट करते हैं ताकि वहाँ की जो किसान परेशान थे, किससे परेशान थे, तीन कठिया पद्धति से। ये तीन कठिया पद्धति क्या थी, नील की खेती से संबंधित एक प्रकार का प्रथा था कि भाई 20 भाग में 3 भाग जो है आपको नील की खेती करनी है, तो इससे निजात दिलाने के लिए चंपारण सत्याग्रह। तो ये पहला सत्याग्रह था इंडिया में आफ्टर रिटर्निंग गांधी जी का। इसके अलावा अगर आपसे मैंने यहाँ पे एक क्लू बताया हूँ कि अगर देश स्तर का सत्याग्रह पहला पूछेगा तो आपका असहयोग आंदोलन होगा गांधी जी का, है ना, क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये तो क्षेत्रीय सत्याग्रह हो गया ना जी, क्योंकि ये खाली बिहार में रहा, है ना। तो पहला रहा देश स्तर पे असहयोग और ओवरऑल पहला रहा चंपारण सत्याग्रह। बाद बाकी आपका दांडी मार्च भी है, भारत छोड़ो आंदोलन भी है, गांधी जी से संबंधित है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? देखिए बांग्लादेश किसी भी कीमत पे जो है आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवंडर हो गया है। तो बांग्लादेश की सीमा 5 स्टेट से लगते हैं। आज आपने सुना होगा सवेरे बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश से कुछ जो है जनसंख्या इंडिया आने लगे थे क्रॉस करके, तो उन्हें रोका गया है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है इस पे बयान भी दिए हैं, जो वर्तमान असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश की सीमा है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से लगती है बांग्लादेश की सीमा, है ना। असम से भी लगती है बांग्लादेश की सीमा। इसके अलावा आपका असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय भी होगा, मेघालय, त्रिपुरा भी हो जाएगा और मिजोरम भी हो जाएगा। तो ये जो है आपके इतने बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा जो है ये सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। 4096.6 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बाद बाकी और भी बातें करेंगे बांग्लादेश से आगे। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने राज्य और देशों के साथ लगता है आप लोगों से डिमांड करूँगा, है ना, क्योंकि इसको मैं बड़े डिजाइन में जो है आपको बताया हूँ, कई बार बताया हूँ। इनके अलावा संवैधानिक मैग्ना कार्टा अब भी बात हो गई, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसे भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से जो है आपका कितना 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में आएंगे तो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार जो 14 से 18 के आर्टिकल बीच में है। फिर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक है। फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक है। फिर हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक है। फिर हमारा 29 और 30 जो है माइनॉरिटी पे लागू होती है। और फिर आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 अधिकार हैं जो वर्तमान में अपने को मिलता है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है सर जी? तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है कि डीपीएसपी किसी भी सूरत में नहीं बदलती है, लेकिन फंडामेंटल राइट विषम परिस्थिति में बदला जा सकता है। इनके अलावा पेरिकार्डियम का निर्माण किससे होती है? पेरिकार्डियम क्या होती है सर? कि जो आपका हार्ट है या मेरा हार्ट है, इसी प्रकार से हार्ट बनाते हैं ना, लोग तो उंगली से भी बना देते हैं, है ना, इस प्रकार से ना, दिल है ना, दिल है ना। तो ये जो दिल है, ये जो आप एक खोल में पीछे से एक आवरण से ढका हुआ होता है ना, तो इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम से जो है दिल को ठीक से ढक के रखा जाता है ताकि बाहरी जो आपका कोई भी आघात वगैरह हो तो उनसे बचा जा सके, ठीक है। तो ये बने होते हैं दोहरी भित्ति वाले झिल्ली के, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बता रखा है कि मस्तिष्क के बाहरी आवरण को दृढ़ तानिका कहते हैं, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा, हृदय से और भी क्वेश्चन पूछते हैं भैया। जैसे जो मत्स्य वर्ग होते हैं ना, उसमें 2 चेंबर होती है हृदय में, है ना। जो मत्स्य वर्ग जो भी होते हैं उसमें आपका 2 चेंबर होते हैं। जो एम्फीबियन होता है, उभयचर होती है, उसमें 3 चेंबर होती है। और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उसमें 4 चेंबर होते हैं। लेकिन जो उभयचर है, जैसे मगरमच्छ, जो मगरमच्छ है उसमें आपका 3 चेंबर न होके 4 चेंबर होता है। यह एक अपवाद है, यह एक अपवाद है आपका। मगरमच्छ में 4 चेंबर होती है ना। मगरमच्छ में कितनी चेंबर होगी? 4 चेंबर होगी, अपवाद है ना। तो
और बाद बाकी जो आपका उभयचर है उसमें 3 चैम्बर है। बच्चे लोग तुरंत मैसेज करते हैं, उनको तुरंत पीडीएफ चाहिए मिलियन ऑफ सेकेंड में, मतलब फ्रिक्शन में, है ना भैया। थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा जो है काम कर रहे हैं, 2 मिनट है ना, 5 मिनट रुक जाइए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की शासन अवधि में कब से कब तक था, तो 1296 से 1316 याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट शासन अवधि पूछता है। और एक मोहम्मद बिन तुगलक का भी शासन अवधि पूछता है 1325 से 1351 के बीच, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है और ये भी दोनों का शासन अवधि पूछता है। बाद में कि दिल्ली सल्तनत की ओवरऑल शासन अवधि कब से कब तक हो जाएगी, तो दिल्ली सल्तनत की जो शासन अवधि है ये आपका ओवरऑल हो जाएगा भैया, है ना, कब से हो जाएगा भाई, 1206 से 1526 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखेंगे, 1206 से 1526 तक आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की, है ना, ओवरऑल शासन अवधि। और मुगल काल की शासन अवधि क्या देगा, तो 1526 से 1857 तक की बात करेंगे। इनके अलावा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए किस कर्व या वक्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को अगर आप दर्शाना चाहते हैं, रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको फिलिप्स कर्व का इस्तेमाल करना होगा। इन्होंने कहा था कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत घट जाती है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी अप हो जाती है, और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घट जाती है। यानी फिलिप्स वक्र के अनुसार अगर कल आपसे कोई पूछे कि भाई फिलिप्स वक्र के अनुसार ये बता दे कि भाई कैसा संबंध है आपका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के अंदर, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ को आप रिलेट कर रहे हो, तो इसमें जो है व्युत्क्रमानुपाती या रिवर्स जो है आपका रिलेशन है, ठीक है भाई। जैसे मांग और पूर्ति में जो है वो का डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, तो वहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, यहाँ भी इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, ठीक है। एक लॉरेंज वक्र होता है, लॉरेंज वक्र या लॉरेंस वक्र, है ना, लॉरेंज वक्र। तो ये क्या बताता है, धन का जो है ना वितरण प्रणाली को बताता है, धन डिवाइड को जो है बताता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे वक्र है, लॉफर बताया क्या, नहीं लॉफर बता देता हूँ। लॉफर वक्र जो होता है टैक्स और उनके दर के बीच की जो है रिलेशन है, ठीक है। चलते हैं आगे। सितंबर 2023 में केंद्र शासित प्रदेश में पहली हाइड्रोजन आधारित बस कहाँ चला था, तो सितंबर 2023 में हाइड्रोजन आधारित बस जो है ये आपके दिल्ली में चले थे। कहाँ पे चले थे, दिल्ली के अंदर चले थे, इसे ध्यान रखेंगे, दिल्ली के अंदर चलाया गया था। एक आपसे पूछा भी गया था एलएनजी आधारित बस पहला इंडिया में कहाँ पे चला था, या फिर इसको रिलेट करके पूछा था कि एलएनजी आधारित बस को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, तो ये था भैया महाराष्ट्र के, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ललिता और नंदिनी बहनें का संबंध वायलिन से है। किससे है, वायलिन से है। बहने वाले में कितने क्वेश्चन है भाई, तो झावेरी बहनें भी पूछता है, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और एक आपका रेड्डी परिवार पूछते हैं कि भाई किससे संबंधित है, तो रेड्डी परिवार जो है ये आपका कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो है बल्क में आपको आंसर देगा, जैसे दर्शना, नैना, सुवर्णा, है ना, गद्दाम, पद्मजा, माफ़ कीजिएगा, दर्शना, नैना, सुवर्णा ये झावेरी में आ जाएंगे। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, ये सब रेड्डी में आ जाएंगे। तो ये आपको बल्क में जो है क्वेश्चन आंसर कराने में मदद करता है। इसी प्रकार से नालनी और कमालिनी, नालनी प्लस कमालिनी, अस्थाना बहन है ये, अस्थाना इनका सरनेम टाइटल है। तो ये आपका जो है किससे आ जाएगा, कथक नृत्य से आ जाता है ना, कथक नृत्य से आ जाता है। उसी प्रकार से मैंने बताया है जो भी सिंह टाइटल है वो मणिपुरी नृत्य में ही आ जाता है। बिपिन सिंह, अमली सिंह, सोनरी सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, है ना, आ जाएगा। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कितने वर्ष की वकालत जरूरी होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए कई आहारता हैं, जिनमें एक आहारता तो ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक जज के पोस्ट पे काम किए हो। दूसरी आहारता ये है कि अगर ये वाले क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दूसरी ये है कि आप 10 वर्ष तक हाई कोर्ट
या फिर लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट या जिला न्यायाधीश जो भी आप कहिए, वहाँ पे आप कम से कम 10 साल तक जो है वकालत किए हो। तो इन दोनों में से कोई एक डिमांड है, कोई भी एक रहते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जज बन सकते हैं। बाद में की एज वगैरह तो आप जानते ही हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में रिटायरमेंट की एज पूछी जाती है तो 65 वर्ष, और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज पूछी जाती है तो 62 वर्ष। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की गठन पूछी जाती है तो आर्टिकल 124, हाई कोर्ट की गठन पूछी जाती है तो आर्टिकल 214, सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय 129 के तहत, हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय 215 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं 226 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट है वर्तमान में 25, सर्वोच्च न्यायालय है 1। पहली बार इंडिया में हाई कोर्ट की गठन हुई 1862 में 3 जगह, कलकत्ता, मद्रास और आपका जो है बम्बई के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले इंडिया में के कोलकाता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार किया गया था। तो ये कोर्ट भावना से संबंधित जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इनके अलावा बादीपुर, अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, पहला कानिया साहब थे, ध्यान रखेंगे। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के समीप है? तो ये काबनी नदी के समीप है। काबनी नदी जो है ये किसके सहायक नदियों में से है सर? तो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? तो ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से होती है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से आपका जो है काबनी नदी निकलती है। इनके अलावा कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो ये इसको हम कह लेते हैं दक्षिणी भारत की दक्षिण, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं इसे। ठीक है, और खाली दक्षिणी गंगा लिखा रहेगा ना, ये की वाला शब्द अगर नहीं लिखे इसी चीज़ में तो गोदावरी आंसर हो जाता है। बस इसी से आपको कन्फ्यूजन दूर करके एकदम पुख्ता नंबर अपने पास रखना है। इनके अलावा जैसे आपका पूछता है कि जो पूर्वोत्तर में आपका कैबुल लामजाओ का नाम सुने हैं, फ्लोटिंग पार्क है दुनिया का एकमात्र, कैबुल लामजाओ। तो ये जो कैबुल लामजाओ है ये किस झील के समीप है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका रहेगा भैया, है ना, लोकटक झील। देखिए लोकटक झील और पुलिकट झील 4-5 बार बोलेंगे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। जो पुलिकट झील है ये आपका साउथ में आ जाएगा, और जो लोकटक झील है ये पूर्वी भारत में है। दोनों अलग अलग झील है, अलग अलग नाम है। इनके अलावा जुआरी नदी के समीप मारवा गोवा बंदरगाह अभी बता दिए थे। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी नदी के एकदम बीचों बीच है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका रहेगा भैया रामगंगा नदी के पास। और ये वही रामगंगा नदी है जो गंगा जब अलकनंदा भागीरथी के मिलने से बन जाती है देवप्रयाग में, तो सबसे पहले उत्तर के तरफ से, नॉर्थ दिशा के तरफ से आके यही रामगंगा नदी मिलती है। और इस प्रकार गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा ही बनती है। इनके अलावा जून 2023 में आए तूफान बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? नामकरण नहीं किया था, ये भविष्य में ऐसे करने वाले थे। ये बिपरजॉय बांग्लादेश ने नाम दिया था भाई, जो अरब सागर में आया था। कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। सबसे पहले यह अनुमान था कि यह सबसे ज़्यादा गुजरात को क्षति पहुँचाएगी, लेकिन ये गुजरात के अलावा पाकिस्तान, राजस्थान इत्यादि क्षेत्र में भी क्षति पहुँचाया था। बांग्लादेश पीछा नहीं छोड़ रहा है, कई फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। बांग्लादेश का HDI इंडेक्स करंट वाली कितनी है? बता चुका हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि HDI इंडेक्स में बांग्लादेश की स्थिति इंडिया से बेहतर दिखाया गया था। इनके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में किसके जन्मदिन मनाते हैं? देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आप 29 जून को मनाते हैं। PC महालनोबिस के जन्मदिन को मनाते हैं। PC महालनोबिस के मॉडल पे ही सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो आपका 1949 में किया गया था, तो इनके प्रथम अध्यक्ष PC महालनोबिस ही थे। तो ये ध्यान रखेंगे। 31 अक्टूबर को एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाते हैं, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा किनके जन्मदिन पे मनाते हैं ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध ममिता लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ममिता लोक नृत्य का संबंध जो है
ये आपका है भैया कहाँ से, त्रिपुरा से। कहाँ पे, हाँ त्रिपुरा से ही है ना, त्रिपुरा से। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है किस जाति के द्वारा, तो कलोई जाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा में और भी कई सारे त्यौहार या नृत्य होते हैं, जैसे होजागिरी आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, होजागिरी पूछा जाता है। खर्ची पूजा पूछा जाता है, जिसमें 14 देवी देवता की पूजा होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है ये आपका लक्ष्मी सिंह बनी थी। इनको ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी सिंह को ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी लक्ष्मी सिंह है। अगर महिला वाला क्वेश्चन आता है तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जो अभी नीना सिंह को पूछा जाता है। इसके अलावा अभी आपने देखा है कि जो कैप्टन शिवा चौहान, तिब्बत में तैनात होने वाली प्रथम महिला, वो पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड से राज्यसभा तक पहुंचने वाली पहली महिला फंगकोन कोन्याक थी, है ना। CISR की पहली महिला महानिदेशक उनका क्या था भाई, कलाई सेल्वी थम्बानेम्बी, ऐसा कुछ नाम था ना। एक सेकेंड, इसका नाम क्या है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इस प्रकार का इनका नाम था, जो CISR के अंदर जो है महानिदेशक बनने वाली महिला। बाद में की सेवी में बुच है, माधवीपुरी बुच। इसके अलावा आपका अलका मित्तल ONGC में बनी थी। इसके अलावा IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी में PT उषा है। तो ये जो महिलाएं जो चीफ पोस्ट पे बैठी उनको जरूर ध्यान रखें। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनी थी, 1948 के अंदर, है ना। पहली औद्योगिक नीति भी 1948 के अंदर, ये कल भी बताया था। पहले औद्योगिक नीति में उद्योग सेक्टर को कितने भाग में बांटा गया था, तो 3 भागों में। और जो दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में आया उसमें बांटा गया 3 भागों में, पहले 4 में, दूसरे में 3 में, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एक बार CPU एग्जाम पूछ भी चुका है। इनके अलावा और भी कई सारे अधिनियम वगैरह हैं जो आपसे पूछा जाता रहता है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक होता है, 1986 में बना था, 1986 में ही बना था, सही है जी, 1986 में बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था, कल भी बताए थे। इसके अलावा जो महिला आयोग है उसको भी ध्यान रखिएगा, 1992 में। ठीक है, इनके अलावा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चे को दिया गया, तो है ना, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है 11 बच्चे को दिया गया। यह पुरस्कार कौन प्रदान किए थे, तो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा प्रदान करी गई थी। अभी अभी आपने देखा कि जो मुर्मू है उनको भी एक विदेशी चीफ पुरस्कार मिली है, कल या परसों की न्यूज़ है, मैंने इमेज भी देखा था। ठीक है, फिजी का शायद, इनके अलावा, हाँ फिजी का ही है। इनके अलावा संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा से संबंधित है, फिर बांग्लादेश आ गया। इसके अलावा 101वां किससे रहेगा, GST से रहेगा। 102वां किससे रहेगा, OBC से रहेगा। 103वां किससे रहेगा, EWS से रहेगा। 104वां किससे रहेगा, एक सेकेंड, 104वां, हाँ 104वां SC ST से रहेगा और एंग्लो इंडियन से रहेगा। तो ये जो है 100 से लेकर आपको 104 तक जो है यहाँ पे आप जो है संशोधन याद रखिएगा। बाद में कि 106वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये महिला आरक्षण से संबंधित है, जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर है ना, महिला के लिए आरक्षण तय करता है 33% 1/3। इनके अलावा भारत में सम्मानित आखिरी गैर भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित आखिरी गैर भारतीय कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित आखिरी गैर भारतीय नेल्सन मंडेला, जो हमारे बीच नहीं है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, अफ्रीकन गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। इनका किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला से पहले भी विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिल चुका था, लेकिन क्या है ना कि वो पूर्णतः विदेशी नहीं हुए थे। तो पूर्णतः विदेशी कहेगा तो नेल्सन मंडेला है एकमात्र जिसे भारत रत्न दिया गया है। ठीक है भाई। इनके अलावा सचिन का भारत रत्न पूछा जाता है 2013/14। ये ट्रिकी है, कैसे है ट्रिकी, 2013 में घोषणा हुआ था नवंबर माह में, और फरवरी 2014 में जो है इनको रिसीव हुआ था। तो रिसीव पूछता है तो 14, घोषणा हुआ था तो 13। सचिन एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 2024 में 5 जने को भारत रत्न दिया गया है, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन साहब, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी साहब।
इनके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति अभी मैंने बताया कि दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मांग बढ़ रहा है मांग और पूर्ति ठीक है भाई। अगर जो है इसमें क्या होता है, मांग और पूर्ति के नियम से या फिर मांग के नियम से अगर आपका किसी चीज़ का भाव बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घट जाता है, अगर भाव घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पेयर है, ध्यान रखेंगे। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका वगैरह में है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाने को सोचा जाता है, चाहे भाई सामाजिक स्तर पे है ना कल्याण हो चाहे ना हो। लेकिन अपने इंडिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपको याद हो, मैं कल बताया था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कहाँ से पता चला सर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इंडिया के तरफ बढ़ रहा है इंडिया? तो वो जो औद्योगिक नीति 1948 है वहीं पर इस प्रकार की चर्च या फिर विषय सबसे पहले सामने आया था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें समाज के कल्याण को देखते हुए लाभ की मंशा रखी जाती है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें लाभ पहला बाद में दुनिया जहान। समझ गए? इसके अलावा जो आपका मांग का नियम है ना, ये एडम स्मिथ ने दिया था, और जो मांग और पूर्ति का नियम है वो मार्शल ने दिया था। दोनों जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इनके अलावा मांग का नियम, एक सेकेंड, हाँ एक चीज़ मैं कुछ बताना चाह रहा था यहाँ पे, देखिए। हाँ, जो मांग का नियम है ना वो गिफन वस्तु पे लागू नहीं होता है, गिफन वस्तु पे लागू नहीं होता है। गिफन वस्तु पे क्या होता है भाई कि इसका अगर भाव बढ़ेगा ना तो इसका डिमांड भी बढ़ जाता है, ये अपवाद है। इनके अलावा डेक्कन की पठार कुल कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? तो जो डेक्कन का पठार है ये आपका कई भारतीय राज्य, 8 भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है डेक्कन का पठार। ये 8 भारतीय राज्य में आप साउथ के आएंगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल, ये साउथ के राज्य हैं। 4 अन्य राज्य में आएंगे तो महाराष्ट्र भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी इत्यादि। तो ये 8 राज्यों में फैला हुआ है डेक्कन का पठार। ठीक है, इसके अलावा दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है ना। पामीर के जो पठार है उसे दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक प्राप्त किए? गोल्ड, है ना। कौन सा पदक प्राप्त किए? गोल्ड। एक सेकेंड, हम आ रहे हैं, चलते हैं आगे। नीरज चोपड़ा के बारे में ऊपर भी बात हमने कर लिया था। इसके अलावा अकबर के शासन की अवधि के दौरान कृषि की कौन सी ऐसी भूमि होती थी जिस पर सालों भर खेती की जाता था? तो भाई ये था पोलज। जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर के शासन अवधि के दौरान कृषि को 4 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में विभक्त किया गया था? 4 भागों में विभक्त किया गया था। ये 4 भाग की बात करेंगे तो कौन कौन सा होता था? तो पोलज होता था, पर्ती होता था, पीपी, इसके अलावा BC, है ना। तो एक होता था बंजर और एक होता था आपका चांचर, है ना, चांचर, PPBC याद रखें हमने, है ना। तो ये जो है आपका 4 प्रकार का पोलज में जो है हर बार खेती होती थी। एक आपका पर्ती, नाम से स्पष्ट है कि ये छोड़ दिया जाता था, इस पे खेती नहीं होता था। चांचर और बंजर में अंतरालिक खेती होती थी, यानी कुछ अवधि के लिए छोड़ के फिर खेती करी जाती थी। बाद में कि अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल, मुगल काल में कहा जाता है। इनके दरबारी को नवरत्न कहते हैं। इसके अलावा भारत में कौन सी नदी रिफ्ट वैली को फॉलो करती है ना? नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट वैली को फॉलो करती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है ना। कहाँ गया नर्मदा? इधर। और किस दिशा में बहती है? तो ये दोनों ही नदी पश्चिम में बहती है और दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, अगर ताप्ती को ले ले तो उसको अरब सागर की जगह पे खंभात की खाड़ी भी लिखा रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है। ये दोनों रिफ्ट वैली को फॉलो करती है। इनके अलावा नर्मदा जो है ये आपका पेनिनसुलर इंडिया का अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सा? नर्मदा। तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस के 1915 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? SP सिन्हा ने किए थे। 1916 का अंबिका चरण मजूमदार ACM किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1900 जो आपका 7 रास बिहारी घोष जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1929 का काफ़ी पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है
कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट 1917 पहली बार महिला, महात्मा गांधी 1924 बेलगांव में। इसके अलावा आपका और भी कांग्रेस का 1931 कराची अधिवेशन ये किए थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कांग्रेस से थोड़ा बहुत अधिवेशन। पहले में 72 व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहले शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे, तो 1924 के अंदर हुआ था। कब हुआ था शीतकालीन ओलंपिक? 1924 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। इस बार भी ओलंपिक मेन वाला कहाँ हो रहा है? फ्रांस के अंदर हो रहा है। और शीतकालीन वाला कहाँ पे होगा? इस बार जो 2026 में अब शीतकालीन होगा तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका इटली के अंदर। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होना है इटली के अंदर होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 अभी आपने देखा ये पेरिस के अंदर हो रहा है। इसके अलावा 2026 में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजिल्स में होगा। और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा भैया ब्रिस्बेन के अंदर। कहाँ पे? ब्रिस्बेन के अंदर। और 2036 में कहाँ होना है? भारत के अंदर, गुजरात में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेन वाला ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था और दोनों ओलंपिक 4-4 वर्ष के अंतराल पे होती है। एक क्वेश्चन अभी हाल में ही रिफ्लेक्ट हुआ था कि भाई ग्रीष्मकालीन है ना जीके और शीतकालीन इन दोनों ओलंपिक में कितने वर्ष की डिफरेंस होती है? जनरली तो 2 वर्ष की। जैसे 2024 में आपका ओलंपिक हो रहा है और 2026 में शीतकालीन होगा, फिर 30 में शीतकालीन होगा, 28 में ग्रीष्मकालीन होगा। तो इन दोनों के बीच 2 साल की अंतराल होते हैं। बाकी ये दोनों 4-4 साल पे अपने अपने इवेंट में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। आई होप आप समझे इस बात को क्या बता रहा हूँ। रेपो रेट में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। रेपो रेट में जब वृद्धि होता है, देखिए ये है आपका एक बैंक है ना, और ये है आपका आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक रेपो रेट क्या करता है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई को प्राप्त होता है। किससे? कॉमर्शियल बैंक से। ठीक है ना। तो भाई अगर रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब अब कमर्शियल बैंक को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आरबीआई को। अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो ये जो लोगों को लोन देगा वो लोन की क्या करेगा? दर बढ़ा देगा। ये भी दर बढ़ा देगा, इनका मजबूरी है। और जब दर बढ़ा देगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा, है ना, लोगों को लोन कम मिलेगा। और लोन कब मिलेगा? तो जेब में पैसा कम होगा, और जेब में पैसा कम होगा तो सामान कम खरीदेगा, यानी महंगा सामान नहीं खरीदेगा। और महंगा सामान नहीं खरीदेगा तो महंगाई जो है अस्थिरता को प्राप्त करेगी और मुद्रास्फीति जो है कंट्रोल में रहेगी, यानी घटेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर इसी चीज़ का उल्टा कर देंगे रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उसमें कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट गेन करते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बहुत पॉपुलर केंद्रीय बैंक है, तो डूबने का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? अपना अधिकांश पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते हैं जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है। उस हिसाब से भी क्या होता है ना, लोगों को लोन नहीं मिलता है, उस केस में भी घटेगी। ठीक है, तो दोनों उस केस में क्या जो है मुद्रास्फीति आरआर बढ़ने से मुद्रास्फीति घट जाती है। रेपो रेट वृद्धि होने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ती है? तो ये भी घटती है, दोनों केस में घटती ही है। इनके अलावा दोनों केस में घटती है, दोनों केस में घटती ही है ना। इसके अलावा कंपावेल नेशनल पार्क किस राज्य, है ना, दोनों केस में घटेगा क्या? रेपो रेट बढ़ेगा, ये ज़्यादा पैसा इनको लगा, ब्याज भुगाएगा, ये लोगों को। सही बात है भाई, घटेगा ही, यहाँ भी घटेगा वहाँ भी घटता है। इनके अलावा कंपावेल नेशनल पार्क किस राज्य यूटी में स्थित है? अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़मीनी लेवल पे सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा किताबी भाषा में जाओगे तो ये नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बात को पहले ये समझेंगे। रेपो रेट जो है वो आरबीआई ब्याज लेने वाला ब्याज है, जो आरबीआई लेता है दूसरे बैंकों से। रिवर्स रेपो रेट दूसरे बैंक को देता है, समझना है। इसके अलावा कंपावेल नेशनल पार्क ये यूटी में, किस यूटी में है? तो अंडमान निकोबार में है ना। अंडमान निकोबार में बहुत सारे चीज़ है, आपका जो है सेलुलर जेल भी है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है, गैलेटिया नेशनल पार्क भी है। और भी आप यहाँ पे अंडमान में आएंगे तो बैरन द्वीप भी हो जाएंगे, है ना, स्वराज द्वीप भी हो जाएंगे, हेब्लॉक भी हो जाएंगे। ये 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आगे चलता हूँ। प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक लेखिका कौन है? तो ये आपका हिलेरी क्विंटल है। हिलेरी क्विंटल जो है ये व्हाट हैपेंड के लेखक है, लेखिका है हिलेरी क्विंटल। इसके अलावा कोप 28 का बैठक कहाँ पे? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 27 का कहाँ पे हुआ था? तो मिस्र के अंदर हुआ था, इजिप्ट के अंदर हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाला कोप है भाई, है ना। ये वो कोप भवन भी होता है,
रूफटॉप योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 25-26 तक। ये रूफटॉप योजना किससे है? सोलर से संबंधित है ना, सोलर से। अभी जो प्रधानमंत्री वाला सोलर स्कीम आया है उसमें कितने यूनिट की बिजली फ्री रहती है? तो 300 यूनिट की बिजली फ्री रहती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2023 में महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? रतन टाटा सर को दिया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लेटेराइट मिट्टी की उपलब्धता भारत में कहाँ कहाँ है? मेघालय या पूर्वी घाट में, है ना। मेघालय और पूर्वी घाट में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। वहीं पे अगर आप वेस्टर्न रीजन में आएंगे और मेघालय में भी आएंगे, मेघालय में भी और वेस्टर्न रीजन में भी, तो यहाँ पे आपका सदाबहार वन पाया जाएगा ना, सदाबहार वन भी पाया जाता है। सदाबहार वन किसे कहते हैं बता चुका हूँ पास्ट में, जहाँ पे एक साथ जो है क्रियाकलाप सभी पेड़ में सेम नहीं होता है, कोई फल रहा है, कोई फूल रहा है, कोई पत्ता झाड़ रहा है, उसे सदाबहार वन कहते हैं। और यहाँ अधिकांश वर्षा प्राप्त किया जाता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाली वन को सदाबहार वन कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्व साइड में आप मेघालय वगैरह में भी, मेघालय के पहाड़ी इत्यादि क्षेत्र में पाए जाएंगे। लेटेराइट मिट्टी पूर्वी घाटी और मेघालय के पहाड़ी इत्यादि में पाए जाते हैं। गंगा के जो मैदानी एरिया है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, है ना। जो आपका तटीय इलाका है वहाँ पे मैनग्रोव प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। जो भी आपके पेनिनसुलर इंडिया है वो इसके आसपास जो है काली मिट्टी, महाराष्ट्र वगैरह में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो है आपको गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत तो काम बनेगा है ना। हड़प्पा काल में धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अन्य सभी शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, इसीलिए यह क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा काल में लोथल और सुरकोतदा ये दूगो जो है बंदरगाह नगर था। सुरकोतदा पाकिस्तान में, लोथल गुजरात इंडिया में था। हड़प्पा कालीन पूर्वी घाट, पूर्वी जो स्थल है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है और पश्चिमी सुरकोतदा पाकिस्तान में था। यह हड़प्पा कालीन स्थल था। हड़प्पा कालीन स्थल में खेल के मैदान धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। धौलावीरा गुजरात के अंदर है और धौलावीरा एकमात्र हड़प्पन स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल करी गई थी। यू श्रीनिवासन का संबंध किससे है? मेंडोलिन से है। तोताराम का संबंध किससे है? पखावज से है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? सुरबहार से, है ना, सुरबहार से है। अवन मिस्त्री का संबंध किससे है? तबला से है ना। पंडित अरविंद पारेख का संबंध किससे है? सितार से है। इनायत खान का संबंध किससे है? सितार से है ना। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किससे है? ब्रजभूषण काबरा, है ना। तो ये आपका किससे हो जाएगा? गिटार से हो जाएगा। अप्पा जुलगांवकर का संबंध किससे हो जाएगा? हारमोनियम से हो जाएगा। अलका ठाकुर का संबंध किससे हो जाएगा? बांसुरी से हो जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अभी जॉन मंगलिन इस प्रकार का नाम जो है, जो ग्रैमी अवार्ड 2024 में 5 भारतीयों को मिला ना, तो एक एल्बम में एक विदेशी नागरिक भी है जिनका नाम है जॉन मंगलिन इस प्रकार का था ना। तो उसके बाद यंत्र को भी ध्यान रखिएगा, पूछ देगा, बता चुका हूँ। योजना अवकाश का काल किसे कहते हैं? 1966 से 1969 को कहते हैं, है ना। रोलिंग अवधि कब से कब तक के लिए रखा गया था? तो 78 से 83। लेकिन इसे कब टर्मिनेट किया गया था? 1980 में। जनता पार्टी की सरकार और टर्मिनेट करने वाले कांग्रेस सरकार। गुलेर पेंटिंग का संबंध, गुलेर या कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश में चलता है। झारखंड के रिचगुडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रिचगुडा, तो ये आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो स्कंद गुप्त से है। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए जो है ना पे वगैरह करके रुके हुए हैं, मोबाइल पुट कर रहा है। मैं जल्दी से थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर जो है खाना भी बनाना है क्योंकि इस समय जो है सब कुछ अपना ही करना है भैया। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? स्कंद गुप्त से है। किससे है? स्कंद गुप्त से है। स्कंद गुप्त के समय जो है ना हूनों का आक्रमण हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। हूनों पूछता है आपसे गुप्त काल में, आपको पता ही होगा, है ना, कि भाई श्रीगुप्त जो है संस्थापक है। श्रीगुप्त के बाद आपका जो है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। इनके अलावा और भी बहुत, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दे कि भाई गुप्त वंश के वास्तविक फाउंडर कौन होते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलने का है। इसके अलावा जो फहियान भारत आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड को और क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? है ना, कविराज भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। इनके अलावा सैफ अंडर 16 जो वर्ल्ड आपका सैफ अंडर 16 जो चैंपियनशिप है उसके विजेता कौन है? तो भारत रहा था विजेता। किसे हरा के? बांग्लादेश को हरा के। तो यहाँ भी बांग्लादेश आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। सैफ जो 2023 में अंडर 16 वाला जो हुआ था ये भूटान के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। एक सैफ आपका अंडर 90 है, इसमें पाकिस्तान को हरा के भारत चैंपियन बने थे। एक आपका
खाली सैफ है, खाली सैफ 2023 है। इसमें कुवैत को हरा के भारत विजेता बने थे। तो 3 गो सैफ की फॉर्मेट है, तीनों के विजेता तत्कालीन भारत ही है, करंट वाला। इनके अलावा कुंदन लाल गंगानी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। कथक नृत्य में महाभारत, रामायण और हिंदी पौराणिक कथा को डिपिक्ट किया जाता है। कथक का जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक को अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त है। ये सब ध्यान रखेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको टुडे एग्जाम की कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं। लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू। जय हिंद दोस्तों।